विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि भारत ने एक सक्सेसफुल अभियान पीछे ही कंप्लीट किया है, जिसको चंद्रयान क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। और अपने जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान भेजा है और वो अभी 14 दिन तक कार्य कर रहा है। और नई नई जो फोटोएं हैं चंद्रमा के बारे में कुछ डिस्कशन है वो भेज रहे हैं। उसको देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने, इसरो भारत की क्या है, स्पेस एजेंसी है, ISRO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन है और ये अंतरिक्ष के रूप में काम करता है। इसको ध्यान में, वैज्ञानिकों की सफलता को ध्यान में रखते हुए ये जो एक और यान भेजने की भारत के वैज्ञानिकों ने योजना बनाई है, और ये आज की योजना नहीं है, ये जो योजना है इसको रूप दिया गया 2008 से। कौन से सन से? 2008 से। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे कि अपना चंद्रयान पहले सक्सेसफुल हो जाए, तो चंद्रयान सक्सेसफुल हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं कि आदित्य L1 नाम से भेज रहे हैं। अब आदित्य L1 क्या चीज है वो आपको मैं बताता हूँ। आदित्य L1 या बीच में मैं आपको बता दूंगा। अब बात ये चली कि इसको अंतरिक्ष में जाकर ही क्यों छोड़ा जाएगा, पृथ्वी पर ही अब अपने सूर्य का अध्ययन क्यों नहीं कर सकते। इसका मेन कारण क्या है कि जो अपनी पृथ्वी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? चुंबकीय प्रभाव। उस चुंबकीय प्रभाव के कारण जो अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें होती हैं, सूर्य से जो आने वाली जो किरणें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉस्मिक किरणें बोलते हैं। इन कॉस्मिक किरणें, ये जो कॉस्मिक किरणें हैं ये अपने पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती, तो विशेष रूप से जो सूर्य से आने वाली जो किरणें उनका अपन अध्ययन नहीं कर सकते, सूर्य के बारे में अच्छी प्रकार जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा, जो भारत के वैज्ञानिक हैं या अमेरिका के वैज्ञानिक हैं या चीन के वैज्ञानिक हैं या यूरोप के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे यान भेजने शुरू किए। तो भारत ने भी एक यान ऐसा तैयार किया आदित्य L1 नाम से। ये कहाँ पर छोड़ा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अपनी पृथ्वी की, जो अपनी पृथ्वी है इससे 15 लाख किलोमीटर दूर छोड़ा जाएगा और वहाँ पे एक बिंदु है L1। अब ये L1, L2, L3, L4 ये क्या है, इनकी आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी। इनको क्या बोलते हैं? लैग्रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैग्रेंज बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? लैग्रेंज बिंदु। अब लैग्रेंज बिंदु क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। लैग्रेंज बिंदु वो स्थिति है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल समान कार्य करता है। समान कैसे? समान जैसे L1 बिंदु ले लिया, यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में न तो वो वस्तु कोई चीज छोड़ देंगे, न तो किस तरफ जाएगी, सूर्य की तरफ जाएगी, न किसकी तरफ आएगी, पृथ्वी की तरफ। वहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाएगा, तो वो चीज वहाँ पे स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे यान छोड़ने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि पृथ्वी और सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, तो जो यान भेजेंगे उसमें ऊर्जा की खपत क्या होगी, कम होगी और सही ढंग से काम करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो L1 पे छोड़ेंगे, अब पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आदित्य L1 क्यों बोला गया? आप में से कोई सवाल आपने किया नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। क्या मतलब होता है? सूर्य होता है। L1 मैंने बता दिया आपको, लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं। लैग्रेंज नाम क्यों पड़ा? लैग्रेंज एक वैज्ञानिक का नाम है, पूरा नाम नहीं बता रहा, मैं शॉर्ट में नाम बता रहा हूँ। तो वो क्या है, मैथमेटिशियन था और उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी के और सूर्य के बीच में 5 ऐसे बिंदुओं का पता लगाया जिस जगह पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, समान कार्य करता है। इसमें 3 बिंदु L1, L2, L3 सीधी रेखा में, सूर्य और पृथ्वी की सीधी रेखा में है, स्थिर बिंदु है ये। और 2 बिंदु ऐसे हैं L4 और L5, ये क्या है, स्थिर बिंदु है। तो ये यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया, लैग्रेंज बिंदु यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, समान कार्य करता है। अब अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने L1 को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी घूर्णन करती है इस प्रकार से, तो उसके अक्ष में नहीं आता, तो इसके जो सूर्य ग्रहण होगा उसका प्रभाव नहीं होगा और लगातार सूर्य का क्या होता रहेगा, अध्ययन होता रहेगा और इसकी कक्षा में भी नहीं आएगा। इसका ये फायदा लैग्रेंज बिंदु L1 का। तो ये जो आदित्य L1 है ये अपने जो इसरो का जो सतीश धवन सेंटर है उससे मतलब 2 सितंबर 2023 को
11:40 45 के बीच में वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। और ये जो यहाँ L1 बिंदु पर पहुँचने में कितना टाइम लेगा? 4 महीने का टाइम लेगा। कितने टाइम है? 4 महीने का। और इसकी जो अवधि होगी, काम करने की जो अवधि होगी, वो होगी 5 वर्ष से 2 महीने। ये लगातार सूर्य का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इसके तहत और मैं बता देता हूँ कि कुछ जो एजेंसियां हैं, जैसे अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, NASA, नासा, ये भी इसमें सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने जो यान भेजे हैं वो लगभग बुध ग्रह के आसपास भेजे। और आपको पता है कि बुध ग्रह किसके पास में है? सूर्य के पास में। इसी प्रकार एक यूरोप की एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसका नाम है ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। उन्होंने भी इस प्रकार के यान भेजे हैं जो सूर्य के बारे में पता लगाएंगे कि सूर्य में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अब इसका भेजने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य भी मैं आपको बता देता हूँ। मूल उद्देश्य यह है कि वहीं पर क्यों स्थापित किया गया, उसका कारण मैंने पहले बता दिया आपको। और वहां पर स्थापित करने पर फायदा क्या है? फायदा यही है कि एक तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं होगा, और एक सूर्य का अच्छी प्रकार से अध्ययन हो सकेगा। सूर्य के जो ऊपरी सतह है, जो सूर्य की जो ऊपरी सतह है, जिसको कोरोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोरोना या क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, ऊपरी सतह, उसका तापमान 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इतना, और उसका जो अंदर वाली जो सतह है वो 5000 और 6000 के बीच में सेंटीग्रेड है। तो इतना तापमान का डिफरेंस क्यों है? इसका पता लगाने के लिए ये आदित्य L1 है, ये पता लगाएगा। साथ में जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, वो सूर्य के ऊपर उपलब्ध है। तो उस प्लाज्मा में किस प्रकार के परिवर्तन, उसका किस प्रकार भौतिक परिवर्तन होता है, उसके बारे में ये आदित्य L1 है, ये पूरी छानबीन करेगा, पता लगाएगा। साथ में सूर्य अपने जो अंतरिक्ष है उसके पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसका भी क्या करेगा? ये आदित्य L1 अध्ययन करेगा। तो वैज्ञानिक अपनी सोच के द्वारा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि एक जगह बैठे, पृथ्वी के ऊपर बैठे, और अपने दिमाग के द्वारा कितनी कितनी दूर तक और ये चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। और मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा क्या रही है? जिज्ञासु प्रवृत्ति रही है। और आपको भी मैं कहता हूँ कि आपके अंदर अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति है, कोई प्रश्न आप पूछते हो तो एक प्रश्न के साथ 5-6 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो आपको हमेशा कैसे होना चाहिए? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। और आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कब आता है किसी भी व्यक्ति में या विद्यार्थी में? जब वो सोचने लगता है कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप आपका जो डेवलपमेंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट है, वो अपने आप विकसित हो जाएगा। और आप एक सही दिशा में और आप अपना अध्ययन कर पाओगे, और अपनी जो मंजिल है उसको भी आसानी से पा सकते हो। और आप भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो, आप भी एक दिन भारत के बढ़िया वैज्ञानिकों में बन सकते हो। क्योंकि जो वैज्ञानिक तैयार होते हैं वो ही पाठशालाओं में तैयार होते हैं, अन्य जगह नहीं तैयार होते हैं। और रही बात प्रतिभाओं की, तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। क्योंकि चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित करके भारत ने क्या रखा है? एक इतिहास रचा है। लोग कहते थे कि भारत में सिर्फ धार्मिक चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि विज्ञान में भी हमें पीछे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो जो हीरे हैं उनको तराशने की आवश्यकता है। पुराने समय में भी बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट है, ब्राह्मीर है, भास्कर है, बहुत से ऐसे आपको क्या क्या उदाहरण दूँ। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया खोजें की हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनके जो खोजें हैं, उनको दबा दिया गया। और ज़्यादा जो पाश्चात्य देश हैं उनका नाम आगे आ गया, तो उनका नाम ज़्यादा आगे आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है? कम आ रहा है। लेकिन अब हमारा उगने का समय है। सूर्य जैसे उगता है ना, उसी प्रकार हमारा भी स्वर्णिम काल आ रहा है। तो आप पे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी पढ़ लिख कर और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करें और भारत की जो सफलताएं हैं उसमें अपना योगदान देंगे। तो दोबारा आदित्य L1 के बारे में आपको मैं अपेक्षा करता हूँ कि अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका अशोक सर चलो आज कुछ से अच्छा करते हैं। धन्यवाद।